लगभग 2 घंटे तक वे घने जंगलों और नदी किनारों से गुजरते रहते हैं, धीरे धीरे अपनी नई मंजिल के करीब पहुंचते हुए। लेकिन तभी एक खुले मैदान में पहुंचते ही श्वेजी अचानक रुक जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे इंसानों की गंध आ रही थी। उसने भी ध्यान लगाया और तुरंत सिस्टम वार्निंग सामने आ गई। आर्मर्ड ह्यूमंस डिटेक्टेड। डिस्टेंस 200 मीटर। उसका दिल बैठ गया। शिकारी उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। माँ बाघिन तुरंत तीनों बच्चों के सामने खड़ी हो गई। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने सभी को पूरी तरह चुप रहने का संकेत दिया, लेकिन तभी बदकिस्मती ने दस्तक दी। छोटी बैवा को अचानक छींक आ गई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन रात की खामोशी में साफ सुनाई दे गई। कुछ सेकंड बाद एक इंसानी आवाज सुनाई दी, फिर राइफल की बोल्ट क्लिक। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस श्वेजी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी पूंछ से तीनों बच्चों को झाड़ियों में धकेल दिया, फिर उसकी ओर देखा। एक तीखी नजर। संदेश बिल्कुल साफ था, अलग हो जाओ। अगले ही पल वे दोनों विपरीत दिशाओं में भाग पड़े। योजना काम कर गई। दोनों शिकारी बट गए। एक उसके पीछे दौड़ा, दूसरा श्वेजी के पीछे। वह पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन पीछे आते कदम और करीब होते जा रहे थे। धाएं। अचानक गोली चली। गोली उसके कान के पास से सीटी बजाती हुई निकल गई। दर्द की गर्म लपट उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। वह लगातार दिशा बदलते हुए भागता रहा। फिर भी शिकारी परछाई की तरह पीछे लगा रहा। टॉर्च की रोशनी उसे कहीं छिपने नहीं दे रही थी, और तभी सिस्टम अलर्ट, डेड एंड अहेड। उसका दिल डूब गया। सामने ऊंची चट्टान थी, पीछे शिकारी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। शिकारी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। राइफल उसकी ओर तनी हुई थी और वह धमकी दे रहा था कि उसे जिंदा खाल उतार देगा। लेकिन ठीक उसी समय सिस्टम स्टोर ऑफर अपीयर्ड। स्किल अवेलेबल। एनवायरमेंटल कैमोफ्लॉज। कॉस्ट 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स। ये क्षमता उसके फर को आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुला सकती थी। टाइम लिमिट 5 मिनट। उसने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत खरीद लिया। अगले ही पल उसका फर बदलने लगा। नारंगी रंग फीके पीले में बदल गया, फिर भूरे रंग में, और देखते ही देखते वह आसपास की घास और मिट्टी में पूरी तरह घुल मिल गया। कुछ सेकंड बाद शिकारी वहां पहुंचा। उसकी टॉर्च ठीक उसके ऊपर घूम रही थी, फिर भी वह उसे देख नहीं पाया। सिर्फ कुछ इंच दूर खड़े होने के बावजूद आदमी ने सिर खुजलाया, कुछ बड़बड़ाया और वापस लौट गया। उसके जाते ही उसने राहत की सांस ली और तुरंत विपरीत दिशा में भाग निकला। कई 100 मीटर दौड़ने के बाद ही जाकर रुका। कैमफ्लॉज स्किल डीएक्टिवेटेड। रिमेनिंग इवोल्यूशन पॉइंट्स 1100। वह मन ही मन मुस्कुराया। यह अब तक की सबसे उपयोगी स्किल थी। काफी लंबा चक्कर लगाने के बाद वह आखिरकार तय किए गए मिलन स्थल पर पहुंचा। वहां शिवजी, माँ बाघिन और तीनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे सुरक्षित लौटते देख सभी ने राहत की सांस ली। नन्ही बाबा तो घबराकर उसका चेहरा चाटने लगी। बाकी दोनों बच्चे भी उससे चिपक गए। सबकी गिनती पूरी होने के बाद उसने तुरंत आगे बढ़ने का संकेत दिया। उन्हें शिकारियों के लौटने से पहले निकलना था। करीब 1 घंटे बाद पेड़ों के बीच से धुंध से ढकी एक घाटी दिखाई दी। श्वेजी रुक गई और घोषणा की कि वे पहुंच चुके थे। घाटी बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, बीच में साफ झील, चारों ओर फलदार पेड़ और दुर्लभ जड़ी बूटियां। दुनिया से छिपा हुआ एक वास्तविक हिडन पैराडाइज। उसकी दृष्टि में हर तरफ सुनहरे संकेत चमकने लगे। संसाधन, औषधियां, भोजन, सब कुछ मौजूद था। तीनों बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ने लगे और पहली बार सभी को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन तभी जब उसने अपने सिस्टम इंटरफेस की जांच की, एक नया टैब चमक उठा। सिस्टम मॉल अनलॉक। हालांकि फिलहाल केवल 1% अनलॉक रेट था। शर्त साफ लिखी थी कि म्यूटेटेड क्रिएचर्स या ह्यूमन स्लेयर्स को मारकर इसे आगे अनलॉक किया जा सकता है। वह आश्चर्य से जम गया। मॉल के अंदर केवल एक धुंधला आइकन दिखाई दे रहा था, जो पंखों की एक जोड़ी जैसा लग रहा था। उसी समय श्वेजी की नजर भी स्क्रीन पर पड़ी। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई और काफी देर तक उस आइकन को घूरती रही। फिर धीमी आवाज में बोली कि अपने पिछले जीवन में इस सिस्टम मॉल को अनलॉक करने में उसे पूरे 3 साल लगे थे, लेकिन यहाँ यह इतनी जल्दी खुल गया था। उसकी बात सुनकर वह भी चौंक गया, क्योंकि अगर इतना दुर्लभ फीचर अभी खुल चुका था तो इसका मतलब था कि भविष्य में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और शायद असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। घाटी में अगले कुछ दिन हैरानी भरी शांति में बीते। इस दौरान वह पागलों की तरह शिकार करता रहा, सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ, ज्यादा से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करना। हिरण, खरगोश, जंगली पक्षी, यहाँ तक कि झील की मछलियां भी उसके निशाने से नहीं बची। हर दिन सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार बजती रहती थीं। धीरे धीरे उसके अंक 800 से बढ़कर 1200 हुए, फिर 1500 और आखिरकार 2000 तक पहुंच गए। हालांकि 50,000 अंकों के लक्ष्य के सामने यह अभी भी बहुत कम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जल्द ही उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर औषधीय जड़ी बूटियां उसके लिए फायदेमंद थीं, तो शायद परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी हो सकती थीं। उसने शिकार के मांस में विभिन्न मेडिसिनल हर्ब्स मिलाना शुरू कर दिया। माँ बाघिन ने वह खाना खाना शुरू किया
और कुछ ही दिनों में उसके घाव उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से भरने लगे। उसके पैरों की सूजन कम हो गई और चलना भी आसान होने लगा। दूसरी तरफ तीनों बच्चों में भी बदलाव दिखने लगे। उनके शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे थे, फर चमकदार और घना हो गया था। सबसे भोली भाली माँ बाघिन भी अब एक पंजे के वार से छोटे पत्थर तोड़ सकती थी। ये देखकर वह बेहद संतुष्ट हुआ। लेकिन परिवार में सबसे अजीब प्रगति श्वेजी की थी। उसे कभी समझ नहीं आया कि वह वास्तव में मजबूत कैसे होती है, क्योंकि वह लगभग शिकार ही नहीं करती थी। ज्यादातर समय वह घाटी की ऊंची चट्टान पर आंखें बंद करके बैठी रहती और उसके चारों ओर हल्की सुनहरी ऊर्जा घूमती रहती। सिस्टम ने जल्द ही इसका कारण बता दिया कि श्वेजी अपने पिछले जीवन की कल्चरेशन टेक्निक्स का अभ्यास कर रही थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह हर दिन लगभग 1000 अंक के बराबर प्रगति कर रही थी। ये सुनकर उसका आत्मविश्वास थोड़ा हिल गया, क्योंकि वह दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 500 अंक जुटा पाता था। एक दिन उसने चुपके से प्रतियोगिता करने का फैसला किया। उसने ढेर सारी जड़ी बूटियां खाई, इतनी कि उसका पेट फूल गया, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 500 अंक ही मिले। जब उसने गर्व से श्वेजी की ओर देखा तो उसने बस एक आंख खोली और उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें साफ लिखा था, तुम अभी भी एक लकी न्यूबी हो। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह बहस करना चाहता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि श्वेजी सच कह रही है। पास ही माँ बाघिन यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके घाव लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अब वह फिर से एक असली माँ की तरह व्यवहार करने लगी थी। तीनों बच्चे पूरी तरह उसके नियंत्रण में थे। जब माँ बाघिन एक आवाज लगाती, तीनों तुरंत उसके पास दौड़ाते। जब वह डांटती तो तीनों सिर झुकाकर बैठ जाते। घाटी का जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगा और परिवार पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसका अनुशासन। एक दिन वे जानबूझकर छोटे बच्चों को धूप सेंकने के लिए बाहर ले गए। इससे वह और श्वेजी घाटी में अकेले रह गए। वह पूरी तरह बेखबर घास में सिर छिपाए हर्ब्स खोजता रहा। श्वेजी पास ही आंखें बंद करके आराम कर रही थी। फिर भी उसकी पूंछ का सिरा अनजाने में उसकी ओर बढ़ जाता। जब वह ऊपर देखता तो वह तुरंत उसे वापस खींच लेती। फिर वह अपने ठंडे और उदासीन भाव में लौट आती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे वह सोचने लगा कि आज यह हमेशा सख्त रहने वाली टाइग्रेस इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हर्ब्स खोजने में लगा रहा, जब तक कि वह घाटी के सबसे गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच गया। वहां उसे एक छिपा हुआ हॉट स्प्रिंग मिला, जिसकी भाप में हल्की औषधीय सुगंध थी। ठीक बीच में कुछ उग रहा था। वह एक चमकता हुआ गानोडर्मा था, जो इतनी तेज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था कि सिस्टम पागलों की तरह नोटिफिकेशंस भेजने लगा। ये 9 टर्न जेड गानोडर्मा था, जिसका सेवन करने से ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी अनलॉक हो सकती थी, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। वह इतना उत्साहित हो गया कि लगभग झरने में कूद ही पड़ा। उसे याद आया कि पिछली आधी जड़ी बूटी को विकसित होने में 72 घंटे लगे थे। एक आंशिक रूपांतरण। अगर वह अब इसका दूसरा आधा हिस्सा खा लेता तो शायद वह पूरी तरह रूपांतरित हो जाता। बिना सोचे समझे वह पानी में कूद गया और चमकते हुए खजाने की ओर तैरने लगा। पानी गर्म और आरामदायक था, लेकिन जैसे ही उसने जड़ी बूटी तोड़ने के लिए पंजा बढ़ाया, वह टुकड़ा चकनाचूर हो गया। अगले ही पल झरने का तल फट गया और पानी की लहरें चारों ओर फैल गईं। एक विशाल सरपेंट प्रकट हुआ, जिसकी काली खाल पर लाल चमक थी और जिसके दांत उसके अगले पैरों जितने लंबे थे। उसने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, क्योंकि सिस्टम वार्निंग उसी समय सामने आई जब विशाल सरपेंट ने हमला किया। वह एक तरफ कूदकर बाल बाल बचा, लेकिन वह जीव पानी में अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसकी पूंछ का जोरदार वार सीधे उस पर पड़ा और वह पानी में लुढ़क गया। उसने जल्दी से प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स खर्च करके खुद को ठीक किया। तभी श्वेजी वहां पहुंच गई। बिना कुछ कहे वह झरने में कूद गई और सीधे सरपेंट के वाइटल पॉइंट पर वार किया। असहनीय दर्द से सरपेंट तड़प उठा। उसने मौके का फायदा उठाते हुए सामने से उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्वेजी पीछे से घूमी और उसके कवच अनुमा शल्कों को चीरते हुए कुशलता से सरपेंट का आर्म निकाल लिया। कुछ आखिरी संघर्षों के बाद रेड स्पिरिट पाइथन हिलना बंद कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। मारने पर 1500 अंक, साथ ही हाई लेवल के दुश्मन को हराने पर 500 अंकों का बोनस। 8वें लेवल पर पहुंचकर वह झरने के किनारे गिर पड़ा और सांस लेने के लिए हांफने लगा। तभी श्वेजी उसके पास गानोडर्मा लेकर आई। उसने जड़ी बूटी को 2 हिस्सों में बांटा और आधा हिस्सा उसे दे दिया। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या उसे एहसास है कि यह कितना कीमती है। उसे पता था बेशक, लेकिन अकेले खाना उतना संतोषजनक नहीं होता। इसके अलावा अगर वह मजबूत हो जाती तो वह भी सुरक्षित रहता। श्वेजी चुप रही। आखिरकार उसके बर्फ जैसे चेहरे पर भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। पहली बार वह मुस्कुराई, हालांकि उसके होंठों पर केवल हल्की सी मुस्कान थी, और उसने धीरे से उसे मूर्ख कहा। उसने गानोडर्मा लिया और निगल लिया। जल्द ही वे दोनों झरने के किनारे लेट गए और औषधीय शक्ति को अवशोषित करने लगे। उसके भीतर तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। सिस्टम ने घोषणा की कि ट्रांसफॉर्मेशन टाइमर रीसेट हो गया है। अगला रूपांतरण 72 घंटों में होगा, लेकिन इस बार उसे अतिरिक्त 2000 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले। श्वेजी भी सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा हुआ, उसके फर पर हल्की सुनहरी चमक आने लगी। उस रात वह सुनहरे आवरण में लिपटकर
गहरी प्यूरिफिकेशन की अवस्था में चला गया। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। सिस्टम ने संकेत दिया कि 72 घंटे की इस उलटी गिनती के दौरान वह न चल सकेगा और न लड़ सकेगा। बे और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी श्वेजी ने संभाल ली। पहले 2 दिन अपेक्षाकृत शांत बीते, लेकिन तीसरे दिन तड़के घाटी के बाहर भारी कदमों और भौंकते कुत्तों की आवाज गूंज उठी। शिकारी अपने कुत्तों के साथ आ चुके थे। सुनहरी रोशनी में फंसा हुआ वह केवल श्वेजी को अपनी ओर देखते हुए देख सका। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। फिर वह अकेली ही घाटी के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गई। बिना एक पल गंवाए वह खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मन ही मन वह उसे एक जिद्दी बाघिन होने के लिए कोस रहा था, जो खुद मौत के जाल में जा रही थी। तभी एक लाल सिस्टम अलर्ट दिखाई दिया। सिस्टम ने पता लगाया था कि उसकी साथी अकेले ही दुश्मन का सामना कर रही है। उसकी हेल्थ तेजी से गिर रही थी। वह उलझ गया। क्या सिस्टम जिस पार्टनर की बात कर रहा था वो श्वेजी थी? अगर उसने अभी उसकी मदद नहीं की तो शायद वह वापस नहीं लौटेगी। दांत पीसते हुए उसने जबरदस्ती प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया रोक दी। उसकी हड्डियों के भीतर दर्द की लहर दौड़ गई। सिस्टम वार्निंग सामने आई कि अगर वह अभी प्रक्रिया रोकेगा तो उसके 1/3 पॉइंट्स कट जाएंगे और हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वह केवल पूर्ण बाघ और पूर्ण मानव रूप के बीच ही बदल सकेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अंक वापस मिल सकते थे, जीवन नहीं। सुनहरी रोशनी गायब हो गई। वह दर्द से कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके अंक घटकर 2000 रह गए। उसका लेवल अभी भी 8 था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी आखिरकार सक्रिय हो चुकी थी। वह घाटी से बाहर भागा। उसने देखा कि श्वेजी खून से लथपथ थी और शिकारियों से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। 2 शिकारी पहले ही जमीन पर बेसुध पड़े थे। बाकी शिकारी बेरहमी से हमला कर रहे थे। श्वेजी लड़खड़ा रही थी और मुश्किल से खड़ी थी। उसी समय एक शिकारी ने शॉटगन उठाई और सीधे उसके सिर पर निशाना साधा। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी सक्रिय की। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसका शरीर बदलने लगा और उसके बाल झड़ने लगे। घने कोहरे के बीच एक लंबा, मजबूत और लंबे बालों वाला युवक आगे की ओर झपटा। उसने भयानक ताकत से मुक्का मारा। वार सीधे शिकारी की छाती पर लगा। वह 3 मीटर पीछे उड़कर एक पेड़ से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी 2 शिकारी सदमे में जम गए। उन्होंने शायद पहले कभी किसी बाघ को इंसान में बदलते नहीं देखा था, और सच कहूँ तो इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। श्वेजी भी अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह मन ही मन बुदबुदाई कि उसने अपना पहला रूपांतरण इतनी आसानी से कैसे कर लिया। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन में ऐसा करने में उसे 2 साल लगे थे, लेकिन उसके पास ये सब सुनने का समय नहीं था। उसने तुरंत गिरी हुई बंदूक उठा ली। पिछले जन्म का मिलिट्री ट्रेनिंग उसके दिमाग में ताजा हो गया। उसने कुशलता से बंदूक लोड की और बचे हुए शिकारियों पर निशाना साधा। ठंडी और शिकारी निगाहों से उन्हें घूरते हुए वह खड़ा रहा। दोनों शिकारी डर के मारे मुड़े और घने जंगल में भाग गए। बंदूक एक तरफ फेंकने के बाद उसने घायल श्वेजी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसके सुनहरे फर पर पड़े गहरे घावों को देखा। कुछ अटपटे ढंग से उसने सिर झुकाकर उसके घावों को चाटना शुरू किया। उसे याद था कि एक बार श्वेजी ने अपनी लार से उसके घाव भरे थे, लेकिन वह मुश्किल से 2-4 बार ही ऐसा कर पाया था कि श्वेजी ने कमजोर आवाज में उसे डांट दिया। उसने साफ कहा कि वह इस समय मानव रूप में था। क्या उसे इस तरह चाटना घिनौना नहीं लग रहा था? तभी उसे अपनी वर्तमान स्थिति की बेतुकी सच्चाई समझ आई। एक बिना कमीज का आदमी गोद में एक बाघिन लिए उसके घाव चाट रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो यह दृश्य आंखों के लिए कुछ ज्यादा ही था। शर्मिंदा होकर वह तुरंत अपने बाघ रूप में वापस आ गया और उसकी चोटों का ठीक से इलाज करने लगा, जब तक उसकी सांसें स्थिर नहीं हो गईं। सिस्टम ने पुष्टि की कि उसकी हालत बिगड़ना बंद हो गई है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसके थोड़ा ठीक होने के बाद वह युद्ध क्षेत्र की जांच करने लगा। 2 शिकारी मारे जा चुके थे, बाकी भाग गए थे। एक शव पर उसे एक नक्शा मिला। उसमें जंगल के अलग अलग लक्ष्यों को चिन्हित किया गया था, भेड़ियों, भालुओं और बाघों के ठिकाने। लेकिन एक स्थान लाल खोपड़ी के चिन्ह और एक डरावने नोट से चिन्हित था, टाइगर किंग हाइडआउट, रिवॉर्ड 5 लाख। श्यूजी ने नक्शे पर नजर डाली। अचानक उसका शांत चेहरा गंभीर हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा कि यह वही जगह है जहाँ उसके पिछले जन्म का ठिकाना हुआ करता था। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यानी यह स्वयं व्हाइट टाइग्रेस महारानी का इलाका था। ऐसा लग रहा था कि इन शिकारियों को कोई पर्दे के पीछे से निर्देश दे रहा था, क्योंकि सामान्य लोग टाइगर किंग के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करते। और फिर वह खोपड़ी का चिन्ह, उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही आखिरी चीज थी जो उसने अपने पिछले जन्म में मरने से पहले देखी थी। यह एहसास होते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शिकारी केवल मोहरे थे, उनके पीछे कोई और था, या शायद कुछ और। श्वेजी लंबे समय तक चुपचाप नक्शे को देखती रही। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी, ऐसा भाव जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। विशाल पाइथन और दैत्याकार लिजर्ड का सामना करते समय भी नहीं। जब उसने पूछा
कि इस चिन्ह का क्या मतलब है तो उसने केवल 2 शब्द कहे, दुश्मन। फिर वह मुड़ी और पहाड़ की ओर वापस चल दी, उसे नक्शे पर बनी उस लाल खोपड़ी को घूरते हुए अकेला छोड़कर। असली दुश्मन आखिरकार उनका पता चल गया, लेकिन सिर्फ उनके अस्तित्व को जानना ही काफी नहीं था। वह जानता था कि उसे इन अपराधियों को सबके सामने लाना होगा। उसने और शिवजी ने पहल करने का फैसला किया। नक्शे पर दिए सुरागों का पीछा करते हुए वे घने जंगल से होते हुए और 2 पहाड़ी चोटियों को पार करते हुए जंगल के किनारे एक खुले माइन तक पहुँचे। प्रवेश द्वार जंग लगे खनन उपकरणों से भरा पड़ा था, फिर भी अंदर से एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह और श्वेजी चुपचाप आगे बढ़े, हमें परछाइयों से गूंजती आवाजें सुनाई दी। वह और श्वेजी अंदर घुस गए और सुरंगों की परछाइयों में छिपकर निरीक्षण करने लगे। ये सिर्फ एक खदान नहीं थी, ये एक भूमिगत वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बेस था। लोहे के पिंजरों में कई दुर्लभ जानवर बंद थे, सुनहरे बंदर, पेंगोलिन और यहाँ तक कि एक छोटा तेंदुआ बच्चा भी वहाँ फंसे हुए थे। छलावरण में एक शिकारी सामान्य गिनने में व्यस्त था, जबकि सूट पहने 3 आदमी पास में खड़े थे जो स्पष्ट रूप से खरीदार लग रहे थे। उनकी औपचारिक पोशाक इस जर्जर खदान में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। उसने कान खड़े कर लिए और सिस्टम का इस्तेमाल करके उनकी बातें सुनने लगा। एक गंजा खरीदार शिकारी से मोलभाव कर रहा था और बता रहा था कि वांशो ग्रुप सफेद बाघ की हड्डियों में अत्यधिक रुचि रखता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनाम की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई थी। वांशो ग्रुप का नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी सिस्टम ने एक विदेशी खतरे की चेतावनी दिखाई। ये संगठन विशेष रूप से दुर्लभ जानवरों, जीवित नमूनों, खालों और हड्डियों को हासिल करने में माहिर है। उन्हें विशेष ऊर्जा वाले जानवरों में रुचि है और श्वेजी अपने पिछले जन्म में व्हाइट टाइगर क्वीन थी। माना जाता है कि उसकी हड्डियों में प्राचीन ब्लड लाइन एनर्जी समाहित है। यही कारण है कि उन्होंने टाइगर किंग्स टेरिटरी पर इतना बड़ा इनाम रखा है। जब वह ध्यान से सुन रहा था और पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक खदान की गहराई से एक आदमी निकला। उसने एक धूसर रंग का टायोस ड्रॉप पहना हुआ था। उसकी छाती पर एक खोपड़ी का चिन्ह, खुदा हुआ काला बैज लगा था, ठीक वही चिन्ह जो नक्शे पर था। अचानक सिस्टम ने एक तीखी चेतावनी जारी की, जिसकी गूंज उसके दिमाग में गूंज उठी। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ताओइस्ट को कुछ महसूस हुआ था। उस सुरंग की ओर देखते हुए जहाँ वे छिपे हुए थे, उसके होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। बिना कुछ कहे उसने श्वेजी को पकड़ा और भाग निकला, लेकिन वह आदमी शांत और बिना हड़बड़ी के उनका पीछा करने लगा। हाथ के इशारे से उस आदमी ने कई काले टैलिस्मन्स फेंके जो हवा में फट गए और काली जंजीरों में बदल गए जो उसकी ओर झपटी। एक जंजीर ने उसके पिछले पैर को जकड़ लिया, जबकि दूसरी सीधे श्वेजी की गर्दन की ओर बढ़ी। उसने बुरी तरह संघर्ष किया और एक एवोल्यूशन पॉइंट का उपयोग करके खुद को छुड़ा लिया। श्वेजी का अगला पैर जंजीर में फंस गया। उसने जंजीर को दांतों से काट दिया, लेकिन उन कुछ पलों ने ट्विस्टर को 3 और टैलिस्मन्स फेंकने का मौका दे दिया। इस बार जंजीरें अधिक घनी थीं। श्वेजी मुड़ी और अपने शरीर से उसे ढाल बना लिया। उसने उसे भागने देने के लिए जंजीरों की कीमत चुकाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो श्वेजी खून से लथपथ थी। उसकी आंखें उसे कह रही थीं कि उसे छोड़कर भाग जाए। आवेश में आकर वह वापस भागना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि दुश्मन का लेवल बहुत अधिक है। अब लड़ाई निश्चित मौत थी। उसने दांत पीसकर भागना शुरू किया और ताओइस्ट की भयानक हंसी और शिवजी की चीखें सुरंगों में गूंज उठी। वह घायल और थका हुआ घाटी में वापस आया और जमीन पर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद हमने देखा कि श्वेजी भी लौट आई थी। वह खून से लथपथ थी। जंजीरों के गहरे घावों से उसके बाल फटे हुए थे और वह दर्द से लंगड़ा रही थी। उसने बताया ताओइस्ट ने उसे मारा नहीं था, वह उसे जिंदा रखना चाहता था। जब उसका ध्यान कहीं और था तब वह भाग निकली थी। उसने जल्दी से उसके घावों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया और एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने लगा, क्योंकि सिस्टम ने पुष्टि की थी कि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है। जब उसके घाव स्थिर हो गए तो उसने सिस्टम की जांच की और देखा कि विंग आइकॉन के अनलॉक होने की प्रगति 1% से बढ़कर 30% हो गई है। अनलॉक करने की शर्त आखिरकार सामने आ गई। उसे एक मिरियड बीस्ट सिस्टम होल्डर को मारना था। यह जानकर वह स्तब्ध रह गया। लेवल 15 के टाओइस्ट को मारना आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन तभी सिस्टम में एक नई सूचना आई। पता चला कि दुश्मन का सिस्टम भी समान सिस्टम से ऊर्जा अवशोषित करके लेवल अप कर सकता है। दूसरे शब्दों में टाओइस्ट उनका भी शिकार कर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सेहरन दौड़ गई। यह लाइफ एंड डेथ का खेल था जहाँ केवल एक ही बच सकता था, या तो वह लेवल अप करने के लिए मारे या दुश्मन का ईंधन बन जाए। लेवल 8 वर्सेस लेवल 15, अंतर बहुत बड़ा था। और फिर भी जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, हालात और भी बदतर होने वाले थे, क्योंकि छोटी पर एक आकृति दिखाई दी। चांदनी में धूसर रंग का घुमावदार चोगा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जिसमें एक कॉम्पस था जो सीधे उनकी ओर इशारा कर रहा था। उस आदमी के होठों पर वही भयानक मुस्कान आ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मिल गया। हमारे नायक के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उस कमीने ने उम्मीद से
कहीं ज्यादा तेजी से उनका पीछा किया था। उसने जल्दी से श्वेजी और तीनों बच्चों को जलमार्ग में छिपा दिया और उन्हें घाटी के पीछे छिपी नदी से पीछे हटने का आदेश दिया। श्वेजी एक पल के लिए हिचकिचाई, उसकी आंखों में चिंता भरी थी। तभी 5 शिकारी तैयार बंदूकों के साथ घाटी को घेर कर आ गए। उसने शांत भाव से इलाके का जायजा लिया और मन ही मन एक योजना बनाई। घाटी का प्रवेश द्वार संकरा था, एक बार में सिर्फ 2 आदमी ही जा सकते थे, इसलिए उसने दरारों में जाल बिछा दिए। उसने उन्हें टहनियों और पत्तों से सावधानी पूर्वक छिपा दिया। पहले मुकाबले के लिए वह मानव रूप में परिवर्तित हुआ और हमला कर दिया। नंगे बदन वह धुएं के बीच से शिकारियों पर झपटा। घबराकर उन्होंने कई गोलियां चलाईं, लेकिन एक भी चूक गई। श्वेजी ने किनारे से उन पर घात लगाकर हमला किया, एक को गिरा दिया और दूसरे को मुक्के से ढेर कर दिया। 2 आदमी पल भर में ढेर हो गए। ताओइस्ट ने केवल उपहास किया और कई काले टैलिस्मन्स फेंके जो जमीन पर गिरते ही घने काले कोहरे में बदल गए। कोहरा तेजी से पूरे इलाके में फैल गया। पूरी घाटी में सिस्टम अलर्ट चमक उठा। जानवरों को फंसाने वाला फॉर्मेशन अब सक्रिय हो गया था। इस क्षेत्र में सभी जानवरों की गति और शक्ति 30% कम हो गई। अचानक उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया। उसके अंग कमजोर हो गए, जिससे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। उसके बगल में श्वेजी कांप रही थी क्योंकि उसके फर पर सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। ताओवादी योंगयांग व्यंग्य करते हुए उनकी ओर बढ़ा और हमारी दोनों छोटी बिल्लियों को अच्छे बनने और बलिदान के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए कहा। उसके भीतर अवज्ञा की लहर दौड़ गई और उसने अपने दांत भींच लिए। उसके पीछे वह रास्ता था जिससे माँ, बाघिन और बच्चे पीछे हटे थे। उसके बगल में घायल श्वेजी खड़ी थी और वह जानता था कि वह यहाँ हार नहीं मान सकता। अचानक सिस्टम ने उसकी इंटेंस इमोशन स्थिति का पता लगा लिया। एक छिपी हुई स्किल गार्डियन स्टार सक्रिय हो गई, जिससे एक नया स्किल ब्लू डिवॉरिंग अथॉरिटी अनलॉक हो गया। 500 अंकों के लिए ये 3 मिनट के लिए सभी नेगेटिव स्टेटस को अनदेखा कर देगा। उसने तुरंत उसे सक्रिय कर दिया। 1 सेकंड बाद उसका पूरा शरीर हल्की लपटों से घिर गया। गहरा कोहरा ऐसे गायब हो गया मानो उसका सामना उसके प्राकृतिक शत्रु से हुआ हो और आग ने जानवरों को फंसाने वाली फॉर्मेशन को चीर डाला। शक्ति के विस्फोट को महसूस करते हुए उसने एक ही झटके में शेष फॉर्मेशंस को चकनाचूर कर दिया। प्रहार! वह आदमी दहशत से पीछे हट गया। असंभव! वह चिल्लाया, तुम्हारा विकास तो न के बराबर हुआ है, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बात करने का समय नहीं था। जैसे ही 3 मिनट की काउंटडाउन शुरू हुई, वह बाकी बचे 3 शिकारियों पर पलक झपकते ही टूट पड़ा। अपनी इस शक्ति से परिपूर्ण अवस्था में उसकी गति बेतहाशा थी। हर आदमी पर एक प्रहार और सिर्फ 3 सेकंड में 5 शरीर जमीन पर पड़े थे। केवल ताओइस्ट बचा था। हताश होकर उसने अपने सारे टैलिस्मन्स फेंक दिए, अपने शरीर में एकत्रित सारी एनर्जी को बाहर निकाल दिया। वह डार्क एनर्जी एक विशाल स्केलेटन फैंटम में बदल गई जो उसके आकार से 3 गुना बड़ा था। वह एक बड़े मुंह के साथ झपटा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। एज़्योर, स्वॉलो और ब्लैक टाइगर से टकराई और परिणाम स्वरूप हुए एक्सप्लोजन ने आधी घाटी को समतल कर दिया। मलबा आसमान में उड़ गया। जैसे ही धूल छटी, हमने उसे वहाँ खून से लथपथ खड़ा देखा। फिर भी एज़्योर फ्लेम तेज जल रही थी। ताओइस्ट ढह गया। उसके सीने पर बना प्रतीक चकनाचूर हो गया और उसकी धुंधली होती आंखों के सामने उसका सिस्टम पैनल टुकड़ों में बिखर गया। वह आगे बढ़ा और अंतिम प्रहार से खतरे को समाप्त कर दिया। तुरंत ही सिस्टम की सूचनाएं बेतहाशा बजने लगी। एक एनिमी सिस्टम होल्डर को मारने पर उसे 5000 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले, साथ ही एग्जीक्यूशन के लिए 2000 अंकों का बोनस भी। सिस्टम मॉल अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया था, जिससे उसे 3 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, एक ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन स्टोन और एक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन प्राप्त हुए। उसका लेवल सीधे लेवल 11 पर पहुंच गया। थकावट से चूर होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और सांस लेने के लिए हाँफने लगा। जैसे ही लड़ाई आखिरकार समाप्त हुई, एज़्योर फ्लेम्स धीरे धीरे बुझ गईं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। मरम्मत शुरू करने में ही 800 पॉइंट्स खर्च हो गए। इस खर्च के बावजूद उसके पास अभी भी 6000 से अधिक अंक बचे थे, जो एक बड़ा लाभ था। श्वेजी उसके घावों की जांच करने के लिए उसके पास आई। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ठीक उसी समय जब वह गर्व से अपनी लूट गिनने की तैयारी कर रहा था, सिस्टम ने अचानक एक ऐसी सूचना दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मेन क्वेस्ट अपडेटेड, 9 हेडेड हाइड्रा किंग अवेकनिंग। एक एनवायरमेंटल लेवल थ्रेट मंडरा रहा है। अनुमानित काउंटडाउन 180 डेज। पूरा करने पर मिलने वाला पुरस्कार क्रिएशन टाइगर गॉड्स ब्लड लाइन। क्रिएशन टाइगर गॉड्स ब्लड लाइन। क्या यही प्यूरिफिकेशन का अंतिम लक्ष्य नहीं था? श्वेजी आगे झुकी। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर अकड़ गया और डर से उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पिछले जन्म में 9 हेडेड हाइड्रा किंग ने ही उसे मारा था। हालांकि उस समय उसे सो रहा होना चाहिए था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। इतनी जल्दी वह कैसे जाग सकता है? उसकी आंखों में घबराहट देखकर उसका दिल बैठ गया। यह अच्छा संकेत नहीं था। अगर श्वेजी का पिछले जन्म वाला रूप भी इसे हरा नहीं सका और यह सिर्फ 6 महीने में जाग रहा था, तो वे गंभीर मुसीबत में थे। लेवल 11 पर वह सोच रहा था कि क्या वह उस राक्षस के दांतों के बीच की
खाई को भी भर पाएगा। दूर आसमान में खून जैसी लाल बिजली चमकी। हवा में एक अजीब डरावना एहसास छा गया, मानो कोई एंशिएंट चीज हलचल मचा रही हो। ऐसा लग रहा था कि उनका समय खत्म हो रहा है और 180 दिन ज्यादा नहीं होते। चाहे वह समय लंबा लगे या छोटा, वह हर दिन विकास पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए जी जान से शिकार करता था। सिस्टम शॉप में बहुत सारे खजाने थे, लेकिन कीमतें बहुत डरावनी थीं। उस पंख वाले विंग आइटम की कीमत ही 50,000 पॉइंट्स थी और उसके पास केवल 6,000 पॉइंट्स थे। उसे जल्दी लेवल अप करने का कोई तरीका चाहिए था, लेकिन तभी श्वेजी ने उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। उसे याद था कि उसके पिछले जीवन की कई स्पिरिचुअल वेन्स पूरे भूभाग में छिपी हुई थीं। इन स्पिरिचुअल वेन्स के पास के पेड़ पौधे और जानवर ऊर्जा से भरपूर थे। वह उसके पीछे पीछे पहली जगह पर गया, जो पहाड़ की गहराई में छिपी एक गुफा थी। गुफा की दीवारें चमकती हुई काई से ढकी थीं और सिस्टम ने तुरंत एक आवाज दी, स्पिरिचुअल वेन डिटेक्टेड। विकास पॉइंट्स प्राप्त करने की गति 3 गुना बढ़ गई। वह बहुत खुश हुआ। तिगुनी गति से 50,000 अंकों का लक्ष्य अब केवल एक सपना नहीं था। सच कहूँ तो ये वही मौका था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। हर दिन वह स्पिरिचुअल वेन के भीतर कल्टीवेशन करता और भोजन करता, जबकि श्वेजी अपनी विकास गति बढ़ाने के लिए अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करती थी। केवल 1 महीने में उसका लेवल बढ़ गया। वह लेवल 11 से लेवल 15 पर पहुंच गया और श्वेजी लेवल 14 पर पहुंच गई। यहाँ तक कि माँ बाघिन और तीनों बच्चों का स्वास्थ्य भी तेजी से सुधर रहा था। माँ बाघिन का वह मूर्ख बच्चा वास्तव में सबसे पहले एक स्किल को अवेकन करने वाला था। अपने पंजों से एक विंड ब्लेड। बे मिंग और बे फैन भी पीछे नहीं थे। एक में आइस ब्रेथ अवेकन हुई, जबकि दूसरे के बाल सख्त हो गए। ऐसा लगता है कि उसने उन्हें जो औषधीय जड़ी बूटियां खिलाई थीं, वे व्यर्थ नहीं गईं। दूसरे महीने तक उसने सिस्टम शॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने 3 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स थी। ये एक महंगा सौदा था, लेकिन जरूरी था। माँ बाघिन के गोली निगलने के बाद एक सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। उसकी हड्डियां बदलने लगी और उसके बाल झड़ने लगे। जैसे ही वह रूपांतरित होने लगी, वह लंबे काले बालों वाली और आंखों में मातृत्व की गर्माहट लिए एक सौम्य मिडिल एज की महिला बन गई। ये पहली बार था जब वह 2 पैरों पर चल रही थी। स्वाभाविक रूप से वह काफी लड़खड़ा गई, इसलिए उसने उसे चलने में मदद की। वह अपने हाथों को घूर रही थी और बुदबुदा रही थी कि आखिरकार उसे पता चल गया कि इंसान कैसे दिखते हैं। इसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स बिंग और बाय फैन को दे दी। हम देखते हैं कि बाय मिंग एक नाजुक सुंदर युवती में बदल जाती है। उसके काले बाल थे और वह शांत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की थी। दूसरी ओर बाय फैन एक मजबूत और एथलेटिक युवती बन गई। वह सुगठित मांसपेशियों वाली और सरल ईमानदारी स्वभाव की थी। अंत में उस मूर्ख बाय यू की गोली लेने की बारी आई। वह 2 चोटियों वाली और लगातार इधर उधर घूमती आंखों वाली एक चंचल शरारती लड़की में बदल गई। लेकिन श्वेजी को किसी गोली की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी कल्टीवेशन के बल पर सफलता प्राप्त की। दिन ढलते ही उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और उसकी स्किन उतर गई, जिससे उसकी स्नो वाइट स्किन दिखाई दी। कमर तक पहुंचते चांदी जैसे बालों और एक शांत राजसी सुंदरता के साथ वह चांदनी में धरती पर उतरी किसी देवी की तरह खड़ी थी। वह इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा, ठीक वैसी ही निगाहों से जैसी बाघिन के रूप में होती थी, और उसने तुरंत नजरें हटा लीं। उसे आधा डर था कि कहीं वह उसे मार न दे, लेकिन उसके बाद के दिन और भी उथल पुथल भरे रहे। बाय यू लगातार उसे सवाल पूछती रहती थी। इस बीच बाय मिंग और बाय फैन घाटी में अपने स्किल्स का अभ्यास करते रहे और माँ बाघिन तीनों ट्रांसफॉर्म बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। वह और श्वेजी रोजाना कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल वेन में जाते थे और उनका रिश्ता गहराता चला गया। एक दिन वह थकान से सो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को श्वेजी की फर से ढका हुआ पाया। वह कोने में दुबकी हुई मछली भून रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने टाइगर रूप में करती थी। वह दंग रह गया और उसने उससे पूछा कि उसकी फर उसके ऊपर क्यों लिपटी है, उसके ऊपर क्यों नहीं। उसने दावा किया कि वह बस उसे ठंड से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि फिर उसके पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा। उसे यह सुनकर हंसी आ गई और उसने फर उसे वापस कर दिया, जिसे उसने अपने कंधों पर ओढ़ लिया। आग की रोशनी में उसकी आकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक और चांदनी रात में वे पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। उसने बातचीत शुरू की, ये बताते हुए कि अपने पिछले जन्म में उसने 1000 साल घोर अकेलेपन में बिताए थे। उस समय उसके पास बात करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसके दिल में अचानक सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उसका दिल नरम पड़ गया और वह उसके गाल को चूमने के लिए आगे झुका। वह जम गई। उसका चेहरा कानों तक गहरा लाल हो गया। उसका मुंह उसे डांटने के लिए खुला, फिर भी शब्द नहीं निकले। इसके बजाय उसकी सफेद पूंछ सहज रूप से उसकी पूंछ से लिपट गई। वे पूरी रात चुपचाप बैठे रहे, एक साथ चांद को देखते रहे। कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन वह खामोशी किसी भी बातचीत से कहीं अधिक कह गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, 180 दिनों की काउंटडाउन करीब आती गई। उसने जुनून की तरह अभ्यास किया। वह लेवल 18 पर पहुंच गया, जबकि शुएजी लेवल 17 पर पहुंच गई। आखिरकार सिस्टम शॉप में पंख अनलॉक हो गए। उसने फ्रॉस्ट रॉक विंग्स पाने के लिए 50,000 पॉइंट्स खर्च किए। जब उसने उन्हें खोला तो वे 5 मीटर तक फैल गए और उनमें हल्की घोंसली फ्लेम्स जलने लगी। उसने उड़ने की कोशिश की और लगभग एक दुर्घटना में
में गिरते गिरते बचा। नियंत्रण सीखने से पहले उसने कई बार पेड़ों के बीच उड़ान भरने और अपने विंग्स को कंट्रोल करने का अभ्यास किया। कई बार वह पेड़ों से टकराया, कई बार लगभग नीचे गिर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होती गई। 3 महीने बाद हाइड्रा किंग होंग आखिरकार जाग उठा। उस दिन पूरा आसमान बदल गया। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और बादलों के बीच से 9 विशाल सर्पेंट हेड बाहर निकले। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन दानव दुनिया को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे झांक कर देख रहा हो। हर सिर की आंखों का रंग अलग था, जलती हुई लाल, बर्फ जैसी नीली, बिजली जैसी बैंगनी, हवा जैसी हरी, धरती जैसी पीली, प्रकाश जैसी सफेद, अंधकार जैसी काली और स्पेस एलिमेंट जैसी चांदी। उसी समय सिस्टम ने चेतावनी जारी की, डेंजर लेवल बिहाइंड इवेल्युएशन। सिस्टम ने तुरंत रिट्रीट करने की सलाह दी, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने बाई को तीनों बच्चों के साथ प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के अंदर छिपने का आदेश दिया। चारों का काम सपोर्ट अरे को सक्रिय रखना था, जबकि वह और श्वेजी सीधे हाइड्रा का सामना करने वाले थे। उसने फ्रॉस्ट रॉक विंग्स फैला दिए। उसके पीछे श्वेजी खड़ी थी, जिसका पूरा शरीर पवित्र गोल्डन लाइट से चमक रहा था। अगले ही पल हाइड्रा के 9 सिर एक साथ गरजे। आग, बर्फ, बिजली और झर की बारिश पूरे युद्ध क्षेत्र पर टूट पड़ी। वह तेजी से चकमा देता रहा और अपने डिफेंसिव स्किल की मदद से कई हमलों को झेल गया। इसी बीच श्वेजी सीधे फायर हेड पर झपटी और उसके शल्कों को चीर डाला। दर्द से हाइड्रा बुरी तरह तड़प उठा और जलती हुई ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं। उसने इसी मौके का फायदा उठाया और आइस हेड पर हमला कर दिया। उसकी गर्म ऊर्जा ने बर्फीले कवच को पिघला दिया, लेकिन समस्या ये थी कि हाइड्रा के सभी सिर एक दूसरे के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। अचानक बिजली आसमान से गिरी, धमाका। वह सीधे जमीन पर जा गिरा और एक विशाल गड्ढा बन गया। उधर जहरीली धुंध ने श्वेजी को भी पीछे धकेल दिया। वह खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ और हीलिंग के लिए प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स खर्च करने लगा। उसे समझ आ गया था कि केवल ब्रूट फोर्स से जीतना असंभव है। उसे पहले सबसे खतरनाक सिरों को डिसेबल करना होगा। तुरंत उसने सिस्टम शॉप से एक स्पेशल लॉक चार्म खरीदा। कीमत थी 2000 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स। बहुत महंगा, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। हाइड्रा के अगले हमले के दौरान उसे एक मौका मिला। उसने चार्म को सीधे स्पेशल हेड पर चिपका दिया। तुरंत सुनहरी जंजीरें प्रकट हुईं और स्पेस हेड को जकड़ लिया। उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी सील हो गई। शुएजी ने योजना तुरंत समझ ली और उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक सक्रिय कर दी। उसका पूरा शरीर एक विशाल सुनहरी किरण में बदल गया। उसकी ऑरा ने बाकी सिरों को दबा दिया और हाइड्रा की गति धीमी पड़ गई। नीचे सपोर्ट फॉर्मेशन भी सक्रिय हो चुका था। बाईयू के विंड ब्लेड्स बिजली वाले सिर पर टूट पड़े। बाईमिंग की फ्रॉस्ट ब्रेथ ने पॉइजन हेड को जमा दिया। बाई फैन की हार्डेंड बॉडी ने धरती तत्व के हमलों को रोक लिया और बाई पूरे फॉर्मेशन को शक्ति प्रदान कर रही थी। पहली बार पूरा परिवार एक साथ लड़ रहा था, लेकिन फिर भी हाइड्रा बेहद भयानक था। उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। फायर हेड ने छोटे सूरज जैसी गर्मी उगली, लाइट हेड ने शुद्ध ऊर्जा की चमकदार किरण छोड़ी और डार्क हेड ने ऐसा वर्म होल बनाया जो हर चीज को निगल सकता था। वह लाइट बीम की चपेट में आ गया। उसका आधा शरीर झुलस गया और खून बहने लगा। डार्कनेस वॉइड उसके खून को भी निगल रहा था। वह रेंगते हुए बाहर निकला। उसके पास अब केवल 500 पॉइंट्स बचे थे। हाइड्रा ने उसकी ओर देखकर उपहास किया। एक मामूली बिल्ली का बच्चा एक सिस्टम के भरोसे क्रिएशन लॉर्ड को चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह मुस्कुराया। उसके खून से सने दांत चमक उठे। उसी समय सिस्टम की अंतिम नोटिफिकेशन सामने आई। अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन कंडीशंस कंप्लीटेड। सिस्टम ने पूछा, डू यू विश टू प्यूरिफाई द क्रिएशन टाइगर गॉड ब्लड लाइन? एक चेतावनी भी थी कि अगर वह ऐसा करता है तो सिस्टम के सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे और फिर सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसने बिना एक पल गंवाए कंफर्म दबा दिया। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर बदल गया। सफेद फर गोल्डन लाइट में बदल गया और गोल्डन बीम आसमान तक उठ गई। उसका आकार तेजी से बढ़ने लगा। उसके विंग्स 100 मीटर तक फैल गए और माथे पर एंशिएंट टाइगर गॉड का चिन्ह प्रकट हुआ। सिस्टम की अंतिम आवाज गूंजी, प्यूरिफिकेशन सक्सेसफुल, करंट रैंक असेंडेड ऑफ गॉड लेवल। पहली बार हाइड्रा के 9 सिरों में डर दिखाई दिया। उसने अपना विशाल पंजा उठाया एक ही बार और फायर हेड, आइस हेड, लाइटनिंग हेड, तीनों सिर अलग हो गए। हाइड्रा दर्द से गरज उठा। बाकी 6 सिर अंतिम संघर्ष में उस पर टूट पड़े। उसी समय श्वेजी ने अपनी बची हुई सारी शक्ति उसे दे दी। वह गोल्डन लाइट में बदलकर उसके शरीर में समा गई। दोनों की शक्तियां एक हो गईं और आकाश को चीरती हुई एक सुनहरी किरण फूट पड़ी। वह उस प्रकाश के बीच से निकला और एक एक करके हाइड्रा के बाकी सिरों को भी नष्ट करता चला गया। अंत में केवल स्पेशल हेड बचा। वह भी कमजोर पड़ चुका था। मरने से पहले हाइड्रा ने अविश्वास से भरी अंतिम दहाड़ लगाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक परिवार ने मिलकर उसे हरा दिया। फिर धम, अंतिम सिर भी फट गया। हाइड्रा किंग होंग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रक्त की वर्षा आसमान से बरसी। युद्ध खत्म हो चुका था। सिस्टम की अंतिम नोटिफिकेशन सामने आई, मेन मिशन कंप्लीटेड, ग्लटनी गॉड सिस्टम रीच्ड इट्स एंड। सिस्टम ने उन्हें अंतिम आशीर्वाद दिया, तुम दोनों को
असंख्य लोगों में शाश्वत फ्रीडम प्राप्त हो। और फिर पूरा इंटरफेस प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया। सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो गया। श्वेजी उसकी बांह में आ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके पास शुएजी थी और वही उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। पहली बार शुएजी के चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई। उस रात दोनों चांदनी के नीचे साथ बैठे। जब उसने मजाक में ह्यूमन लव के बारे में सिखाने की बात कही तो शुएजी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने उसे कई मीटर दूर धक्का दे दिया। हाँ, थकी हुई होने के बावजूद भी वह अभी भी काफी शक्तिशाली थी। वह धूल से सना हुआ वापस रेंग कर आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। दूर से हमें मूर्ख बाइयों की चिढ़ाने वाली सीटी की तेज आवाज सुनाई दी। मिंग और फैन ने अपनी आंखें ढक लीं, मानो कुछ देखा ही न हो। 3 महीने बाद एक छोटा सा शांतिपूर्ण विलेज बस गया था। घाटी में बायू ने विलेज चीफ की भूमिका संभाली और ट्रांसफॉर्म जानवरों का प्रबंधन किया। हालांकि वह अपना अधिकांश समय छोटी मोटी शरारतें करने में व्यतीत करती थी। मिंग को पढ़ने का शांत जीवन पसंद था, जबकि बाएं फैन भारी श्रम का काम संभालती थी। इस बीच वह और शिवजी पहाड़ की चोटी पर एक साथ बैठे थे। ढलते सूरज की रोशनी से उसके चांदी जैसे बाल सुनहरे रंग में चमक रहे थे, जिससे वह किसी सजीव चित्र जैसी लग रही थी। उसने उसकी ओर देखा और श्वेजी ने भी उसकी निगाहों में देखा। वे एक आरामदायक मौन में बैठे रहे, जो शब्दों से कहीं अधिक कह रहा था। शाम की हवा जंगल से बह रही थी, दूर से आती कुछ चीखों को अपने साथ ले जा रही थी। उस बदमाश ने शायद और भी शरारत की थी और उसने मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिलाया। श्वेजी ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और वे आकाश को देखने लगे। एक कमजोर टाइगर कुछ से गॉड लेवल अस्तित्व बनने तक का सफर लंबा और खून खराबे से भरा था, लेकिन परिवार और साथी के साथ वह जानता था कि यह सब वर्थ इट था।